बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो हिंदुस्तान के अंदर खौफ के साए भी हैं और इस वक्त हिंदुस्तान बेचैनी का मुजाहरा भी कर रहा है। वो हिंदुस्तान जो अपने आप को दुनिया का एक ताकतवर तरीन मुल्क कहता था, आज सफारतकारी के महाज पर भी नाकाम होकर पार्लियामेंट की कमेटियां बना रहा है। दुनिया के ममालिक में ये कमेटियों को भेजेगा और उन्हें बताने की कोशिश करेगा कि इन चंद दिनों में क्या हुआ और हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर जो हमला किया वो क्यों किया गया, क्योंकि हिंदुस्तान इस वक्त डिफेंसिव पोजीशन में है और दुनिया इस बात को सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान ने जिस तरीके से जारहियत का मुजाहरा किया था उससे कहीं से भी पजीराई ना मिल सकी। फिर डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी प्रेसिडेंट है, जहाँ भी जाते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान का तज़किरा करते हैं, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तानियों की तारीफ़ करते हुए पाकिस्तान के कहीं ना कहीं साथ खड़े हुए नज़र भी आते हैं। तिजारत की बात भी कर रहे हैं तो पाकिस्तान के साथ। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, चीन हो, इस वक्त आज़रबाईजान हो, मिडल ईस्ट के ममालिक हों, तुर्की हो, बरतानिया हो, सारे ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के दिफा और कौमी सलामती के हवाले से बड़े वाज़ेह मौक़िफ़ का इज़हार भी कर चुके हैं। इसमें भी बात करेंगे और साथ ही साथ जायज़ा लेंगे कि इस वक्त जो हमारी डिफेंस सलाहियत है और उसके साथ साथ जो कुछ कहा जा रहा है, ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान की बात की जाए कि पाकिस्तान ने जो कुछ किया और आने वाले दिनों में अगर हिंदुस्तान को ऐसा मिस एडवेंचर सोचता है तो फिर हमारी सलाहियत क्या होगी, किस किस्म का जवाब, ऐसा ही जवाब मिलेगा या इससे कहीं ज़्यादा करारा जवाब हम उनको देंगे। इसमें बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजियाकार एयर कमांडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपने माशाल्लाह 35 साल पाक फ़ज़ाइया में सर्व किया, पायलट के तौर पर आपने अपनी खिदमात सर अंजाम दी। कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब करते हुए एक बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे एयर चीफ ने बताया कि 5 नहीं हमने 6 त्यारे भारत के गिराए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इंफॉर्मेशन ताख़ीर से सामने लाने की वजह क्या हो सकती है और क्या फौरी तौर पे ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कितने जो है वो दुश्मन के जहाज़ हमने गिराए हैं या जो निशाना बने हैं? बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका और आपके चैनल का, और ये आपका सवाल बड़ा वैलिड है और मैं ज़रूर इसका जवाब देना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है उस रात की जिस दिन हमने जहाज़ मारे थे। मैं एयर हेडक्वार्टर ऑपरेशंस रूम के साथ कनेक्टेड था और मैं आपको जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ। तकरीबन 2-2:30 बजे पाक फ़ज़ाइया के हाई ऑफिशियल में मेरी बात हो रही थी और उन्होंने जब इनिशियली मुझे 1, 2, 3 बताया जहाज़ के गिरे हैं, फिर थोड़ा सा पॉज आया, मैं नोट कर रहा था, फिर मीडिया को 3 रिलीज कर दिए गए। थोड़ी देर बाद मुझे दोबारा फोन आया तो मेरी बात हुई तो मुझे बताया गया कि ये 6+1 है। ये पहले फोन में ये बताया गया 6+1 +1 का मतलब है अनमैन्ड ड्रोन था जो वेपन कैरी करता है और 6 हमने जहाज मारे। अभी मैं बात कर ही रहा था और कुछ और क्लैरिफिकेशन कर रहा था तो मुझे वो जहाज 6 से अमेंड करके जो मुझसे बात कर रहे थे टॉप लीडरशिप, उन्होंने कहा इसको 5 कर दिया, 5+1 करें और मीडिया को अब यही बताइएगा। तो मैं थोड़ा सा हैरान हुआ, मैं थोड़ी लिबर्टी लेते कहा कि अभी तो आपने 6 कहा था तो आपने 5 क्यों कर? आप सोचिए जरा क्या है। मैं इसलिए फर्स्ट हैंड बता रहा हूँ कि ये जो पायलट लड़ रहे थे हवा में और जो जिन्होंने शूटिंग की है, मैं अपनी यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री में कुछ हफ्ते पहले इन सबसे मिलकर आया था। मैं इनके जहाज भी देख कर आया था, मुझे इनके अंदर सिस्टम भी पता था, मैं इनसे ब्रीफ ली थी कि कैसे आपको वेरीफाई होता है जब दुश्मन आप कंफर्म मार देते हैं आप किसी को। तो वो सारा सुनने के बाद मैं हैरान हुआ। उन्होंने जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा कि हमें 6 अपने पायलट्स के डाटा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स और वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास कॉकपिट मौजूद है, उससे कंफर्म है कि हमने 6 मारे हैं, 6+1। लेकिन हमें उस वक्त तक हमने क्लेम नहीं करना जब तक हमें जमीन से फिजिकल ग्राउंड रैकेज या मलबे की कंफर्मेशन नहीं आई। आप सोचिए हमारे सूल पसंदी है। मैं उसी चैनल पे गया था उन्हीं दिनों में रात को 2:30 बजे कुछ चैनल्स पे गया, आपके चैनल पर भी मैं आया था और मैंने कहा कि पाक फ़ज़ाइया ने 5+1 और मैंने ये भी कहा था, मैंने कहा मेरा यकीन है और मेरी दुआ है कि 6ठा भी शामिल होगा। और यकीन क्यों कहा था? क्योंकि मुझे उन पायलटों पर भी यकीन था, उस जहाज के अंदर जो सेंसर्स लगे उस पर भी यकीन था और जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल नोटिफिकेशन होती है कि हिट हो गया मिसाइल, उस पर भी यकीन था। तो इसलिए मैंने कहा था कि हमने इसलिए किया था कि असूल पसंदी से जवाब दे। और लास्ट पॉइंट इस सवाल के जवाब में ये है कि मैंने वो कंफर्म किया कि वो रैकेज ईस्ट ऑफ श्रीनगर, ओमपुर एक जगह है श्रीनगर के पास, वहां मिराज 2000 गिरा है और वो पहाड़ी इलाका है और बर्फीला इलाका है और जाहिर है हिंदुस्तान ने उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया था, इसलिए इंफॉर्मेशन कंफर्म होने में टाइम लगा है पाक फ़ज़ाइया को। जी ठीक है चिश्ती साहब, अगर देखा जाए जो पिछले दिनों के हालात रहे हैं, आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन कशीदगी अपनी जगह पर मौजूद है सीज़ फायर होने के बावजूद। दूसरी तरफ हमें कुछ न कुछ आवाज़ें वहाँ हिंदुस्तान से उठती दिखाई देती हैं
वहाँ की आवाम, वहाँ की पार्लियामेंट के लोग तनकीद कर रहे हैं मोदी सरकार के ऊपर। क्या हुकूमत ये उनकी जज नहीं कर पाई थी, अंदाज़ा नहीं था, या एक घुमंड में थे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अटैक भी करेंगे, फिर मिसाइल भी बरसाएंगे, पाकिस्तान आगे से रिएक्ट नहीं करेगा? वजह क्या बनी? ये मलिक साहब आपने एक लफ्ज यूज किया, वो बड़ा अप्रोप्रिएट है, वो घमंड वाला लफ्ज आपने कहा। देखिए घमंड ही था। पाकिस्तान की जो पोजीशन थी इंटरनेशनली, आप एग्री करेंगे कि हमारी उस इंडिया जितनी तो रेलेवेंट बिल्कुल नहीं थी। इस एस्केलेशन से पहले हम लेस रेलेवेंट थे दुनिया की नजर में एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया चाहता था कि इस वक्त बड़ा सिचुएशन राइप है इंडिया के हक में। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने टेक ओवर किया है, अमेरिका चाइना को चेक करना चाहता है, लेकिन चाइना इंडिया के थ्रू उस वक्त तक चेक नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान को सबसर्विएंट स्टेट का स्टेटस ना दिया जाए हिंदुस्तान की नजर में। तो उन्होंने समझा कि हमारे रेलेवेंट होने के लिए अमेरिका और सुपर पावर्स और बड़ी फर्स्ट वर्ल्ड के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान इररिलेवेंट हो जाए, तभी हमारी सुनी जाएगी। तो उन्होंने मिसकैलकुलेट किया, और मिसकैलकुलेट एक जगह नहीं किया, सीरीज है मिसकैलकुलेशन की। और मैं क्विक आपको बताऊंगा बड़ी जल्दी की, ताकि हम डॉट्स को कनेक्ट कर सकें। लेकिन पहला मिसकैलकुलेशन उन्होंने यही किया कि हमें लीस्ट रेलेवेंट कर दे। दूसरा, उन्होंने पहलगाम करके सोचा कि पनिशमेंट करेंगे हम शायद रिएक्ट नहीं करेंगे। वो न्यू नॉर्मल सेट करना चाहते थे पाकिस्तान को पनिश करके। मीडिया के अंदर हाइप क्रिएट की गई ताकि प्रेशर बिल्ड हो सके पाकिस्तान पर, और इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारा साथ छोड़ जाए। वो नहीं हुआ। हमारा साथ दिया या नहीं दिया, उनका नहीं दिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो पाकिस्तान को इररिलेवेंट करने का पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी कोई कार्रवाई काम नहीं आई। अब आते हैं उस दिन जब 30 तारीख की रात को इनके 4 राफेल आए थे, बैक बाय एयरक्राफ्ट, जो मैं कंफर्म कर सकता हूं। मीडिया ने 4 राफेल रिपोर्ट किए थे। हमने उसको एरोस्पेस और साइबर कमांड के थ्रू इतने डिग्रेडेशन की उन पायलट्स की, उनको इमरजेंसी लैंड करनी पड़ गई। वो हमारा था वॉर डिटरेंस करने का स्ट्रैटेजी थी उस वक्त तक। अब आता है अगला वार का। जिस दिन ये 7 की लड़ाई हुई है, उस दिन हमने 6+1 जो डाउन किए उनके, और आपने नोट किया होगा पाक फिजाई ने कहा, मैं क्योंकि ऑपरेशन ग्रुप के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड था पूरी रात, मुझे उन्होंने कहा कि हम ज्यादा मार सकते थे, 5 और भी मार सकते थे। क्यों नहीं मारे? क्योंकि हम वॉर फाइटिंग स्ट्रैटेजी से नहीं लड़ रहे थे कि हमने तो जंग लड़नी ही लड़नी है, हमने तो इस खित्ते को डिस्टेबलाइज करना ही करना है। हम फिर भी वॉर डिटरेंस मोड में ही लड़ रहे थे, जिसका मतलब ये है कि हम इससे ज्यादा एस्केलेशन नहीं चाहते थे। हम हिंदुस्तान को ये मैसेज देना चाहते थे, और खासतौर पर हिंदुस्तान की एयरफोर्स को, कि जब आप आएंगे तो हमारी साइबर कमांड फोर्स, एरोस्पेस फोर्स और जो फाइटर जहाज हमारे फाइटर पायलट्स हैं। और जब मैं फाइटर पायलट कहता हूं, मलिक साहब मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, एयर डिफेंस कंट्रोलर, हर उस शख्स का जरूर जिक्र करूं कि ये टीम की मैं बातें करता हूं जब मैं कहता हूं। और उनका ख्याल ये था, पायलट से हमारे शूटिंग की, हाथ रोक लिया, बाकियों को नहीं मारा। द आइडिया वाज कि वॉर डिटरेंस मोड में अभी चल रहे थे। हम कह रहे थे कि हिंदुस्तान लैंडिंग के बाद जब सुबह होगी, अपने जहाजों की गिनती करेंगे, मलबे गिनेंगे, और रियलाइज करेंगे कि यार जंग ये बहुत प्राइस देनी, पाकिस्तान बहुत ज्यादा कीमत हमसे मांग रहा है जंग लड़ने की। फिर भी समझ नहीं आई। पार्ट 3 शुरू होता है। उन्होंने हम पर ड्रोन मारने शुरू कर दिए। हमने एक आर्मी इंटरसेप्ट किया, लेकिन कुछ पहुंचे भी हमारे हदूद में। पाकिस्तान के अवाम को सल्यूट है जिन्होंने परसेवरेंस दिखाई, डिटर्मिनेशन दिखाई, कोई प्रेशर हुकूमत पर बिल्डिंग किया, आर्म फोर्सेस को पर इत्मीनान रखा। और हिंदुस्तान ने फिर चौथी दफा मिसकैलकुलेट ये किया कि ड्रोन से वो समझे कि हम शायद डिटर हो गए हैं। हमारी 2 जगह पर उन्होंने मिसकैलकुलेट किया, 2 एंगल से। एक था कि हमारे पास शायद कैपेबिलिटी या सलाहियत ही नहीं है जवाब देने, और दूसरा मिसकैलकुलेट किया कि अगर हमारे पास सलाहियत है तो हमारे पास हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है जवाब देने का। यहां भी मिसकैलकुलेट। इसकी बुनियाद पर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग पेश कर रहा हूं। पाक फिजाइया के 6 बेसिस पर हमला कर दिया गया। नाउ दिस वाज इनफ। 2:30 बजे के करीब जब मैं कॉन्ट्रैक्ट में था, तो पाक फिजाइया ने कहा कि अब वॉर डिटरेंस खत्म हो गई ऑप्शन, यानी हम डिटर नहीं कर सके हिंदुस्तान को कि मत करना, बहुत कीमत देनी पड़ेगी। अब हमें पाक फिजाइया ने गई है वॉर या एस्केलेशन या वॉर टर्मिनेशन, 2 ही चीजें होती है। पाक फिजाइया ने इतनी मैसिव बॉम्बिंग की उस 5 घंटों के अंदर, जो आपने विटनेस की। 16 बेसिस हिट किए, 26 पॉइंट पर हिट किया, S-400 को मारा। इतनी ज्यादा बॉम्बिंग, आपसे मेरी बात नहीं हुई कुछ दिन से मलिक साहब, मैंने जब कैलकुलेट किया, मुझे अगले दिन बॉम्ब्स की, वेपन्स की, एमुनिशंस की, और जो जिस मोड से भेजे गए थे उनकी डिटेल मिली। तो मैं क्योंकि अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूं, तो मैंने 65 की जंग की कैलकुलेशन पहले से एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई हुई थी। मेरे पास टनेज भी मौजूद थी मेरे कंप्यूटर में कि कितना टन हमने बॉम्ब हिंदुस्तान पर 65 की 17 दिनों की जंग में फेंका था। तो जब ये टनेज आई तो मैंने उसे कंपेयर किया, तो मैं हैरान हो गया। मैंने पीएफ से वेरीफाई किया, और मलिक साहब मैं आपको आपके चैनल में क्योंकि पहली दफा हाजिर हूं, तो मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं कि जो टनेज हमने 5 घंटे में हिंदुस्तान पर गिराई थी, वो पूरी 17 दिनों की 1965 की जंग से ज्यादा थी।
So this was the war termination strategy या वो और एस्केलेशन चाहती तो एस्केलेशन के लिए तो हम तैयार ही थे, लेकिन क्योंकि डेटरेंस फेल हो गई थी तो हमने कहा कि अब या टर्मिनेट होगी या अगली स्टेज पर चली जाएगी, और वही हुआ कि टर्मिनेट होने के लिए हिंदुस्तान भागा गया अमेरिका के सदर के पास। मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करता, मैं कोई नजूबी नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी हम्बल अंडरस्टैंडिंग में ये गुजारिश कर रहा हूं, ये वक्त आएगा अमेरिका ही आपको बताएगा कि सबसे पहले हिंदुस्तान आपके पास उनके पास दौड़ाया था कि जंग बंद कराएं, क्योंकि इतनी मैसिव पनिशमेंट हुई थी। मैं किसी दूसरी सर्विस का क्रेडिट लिए बगैर, जाहिर आर्मी भी बहुत ब्रेवरी लड़ी, मैं उसका नहीं क्रेडिट ले रहा, नेवल भी फुली अलर्ट थी, लेकिन पाक फजाइया बिकॉज ऑफ एयर पावर की फ्लेक्सिबिलिटी, सरप्राइज, कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स और एनवायरनमेंट क्रिएट करने के जो एडवांटेज है 4-5, उसकी वजह से ज्यादा प्रिवेल की। जी बिल्कुल ठीक है। चिश्ती साहब, मैं चाहूँगा कि अपने नाज़रीन के लिए, क्योंकि अगर आज हम किसी जगह पे बैठते हैं, लोग सवालात मुख्तलिफ करते हैं, उनकी आगाही के लिए, क्योंकि आपका बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है, लोग सवाल ये करते हैं कि क्या पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी मौजूदगी में या हिंदुस्तान का जो जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम जिसको कहा जाता था S-400, उसकी भी मौजूदगी में एयर स्पेस के अंदर जाया जा सकता है? कहीं ना कहीं लूप होल्स होते हैं एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर। और दूसरा, दुनिया में कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको जीरो जो है इंटरफेरेंस हो जाए किसी भी स्टेट के अंदर? ये बहुत मुझे फेवर किया आपने ये सवाल करके, बड़ा अच्छा सवाल है, और इसका मैं जवाब इसलिए देना चाहूंगा कि मुझे तो टाइम मीडिया की वजह से कम मिल रहा है बाहर निकलने का, जितनी मेरी इंटरेक्शन होती है वो यही पूछते हैं। देखिए, पहले मैं एक छोटी सी अवेयरनेस अपनी हम्बल सबमिशन में करना चाहूंगा मेरे अपने हमवतनों की। हमारे ज़हनों में ये है कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द शायद कोई कंक्रीट की दीवार है 100 मील ऊंची, जो मिसाइल आएगा टकरा जाएगा, जो गिर जाएगा और कोई अंदर नहीं आ सकता। देखिए मलिक साहब, आप मेरे ज्यादा स्ट्रैटेजी पढ़ाई होगी। देखिए, दुनिया में ये ऑनगोइंग रेस होती है, ऑफेंस एंड डिफेंस। एक मिसाइल एक बनाता है, दूसरा उसका दिफा करता है। जब वो दिफा कर लेता है, ऑफेंस वाला दूसरा बना लेता है, अपग्रेड कर लेता है। जब वो कर लेता है, डिफेंस वाला उसका भी काउंटर कर लेता है। तो ये ऑनगोइंग रेस होती है, ये नहीं होता जैसे कंप्यूटर वाले अपग्रेड करते रहते हैं, पिछला कंप्यूटर हम क्यों नहीं यूज करते रहते। तो ये रेस होती है। कोई दुनिया में आज तक सिस्टम ऐसा नहीं बना मेरी नजर में, मैंने बहुत बड़ा डाटा मैंने इकट्ठा किया हुआ है, जिसको हम कहें जीरो एरर। जीरो एरर कहीं नहीं होता, हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, जंग की ये कीमत होती है, आपको सैक्रिफाइस देने पड़ते हैं। 100 मिसाइल आएगा, 10 उसमें से पेनिट्रेट थ्रू कर सकता है, उसमें हमने ना पैनिक क्रिएट करनी है, ये समझना है कि जंग की कीमत है। आप आज से 5 साल बाद खुदा ना खासा कभी मौका है आया, उस वक्त ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। उस वक्त तक इससे कहीं अच्छे मिसाइल आ चुके होंगे, इससे अच्छे डिफेंस आ चुके होंगे और इससे अच्छे पेनिट्रेटिंग मिसाइल आ चुके होंगे। ये दोनों मुल्कों के जो भी दुश्मन होते हैं, या 6 मुल्क हो या पूरी दुनिया हो, ये रेस होती है कि किसके पास सबसे अच्छा है, और जो ही वो सबसे अच्छा आता है उससे भी अच्छा एक डिफेंस वाला मैकेनिज्म आ जाता है। जब वो डिफेंस का मैकेनिज्म उससे अच्छा है तो फिर ऑफेंस वाला मैकेनिज्म आ जाता है। तो इट्स ऑल द टाइम ये ऑनगोइंग रेस है। इसमें लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए कि आ गए हैं 10 मिसाइल 100 में से, तो ये कैसे आ गए, ये तो 0 होना चाहिए था। ये वो जमाना नहीं है कि जहांगीर खान स्क्वाश खेल रहा है तो 100 मैचेस हैं तो 99 जीता है, वो तो 100 तो नहीं ना जीता था। तो ये वो स्पोर्ट्स और होती है, ये जंग और चीज होती है। बिल्कुल ठीक है। जी साहब, मैं आपसे ये भी आज जानना चाहूँगा कि ये जो इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है, बाज़ लोग तज़किया करते हुए कहते हैं कि शायद हिंदुस्तान दोबारा ऐसी हरकत कर सकता है। आपको मुस्तकबिल करीब में या कहीं नज़र आता है कि हिंदुस्तान दोबारा किसी ऐसी सोच की तरफ जा सकता है? क्योंकि वहाँ से भी अब मोदी सरकार के ऊपर जितनी तनकीद की जा रही है, हुकूमत वहाँ की पैनिक हो सकती है, या कोई ऐसा मिस एडवेंचर के बारे में आप रखते हैं सोच के कहीं हो सकता है? और दूसरा ये बताइएगा कि राफेल के बाद अब उनके पास ऑप्शन क्या होगी इतनी बड़ी नाकामी के बाद? ये बहुत अच्छा सवाल है, और आपकी इजाजत से मैं फॉर्मर एयर चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान, जो पिछले फजाइया के सरबराह थे इनसे पहले, बाबर सिद्धू से पहले, उनका रिबटल करना चाहूंगा। कल मैंने उनसे कोई 1 घंटा बात की है। एक मीडिया पे चल रहा है और टोटल मिसलीडिंग और बेसलेस है, इसलिए मैंने उनसे इजाजत ली थी कि मैं क्लियर कर दूं। एक चैनल पर बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वो ब्यूरोक्रेट भी हैं, वो इस वक्त जर्नलिज्म करते हैं और टॉक शोज में आते हैं। उन्होंने एक टीवी पर क्लेम किया करके एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान, जो पिछले फजाइया के सरबराह थे, उन्होंने एक आर्टिकल में या किसी ट्वीट में या जो भी कहा है कि C-17 जहाज अमेरिका के जो बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट जहाज है, वो वेपन्स लेकर हिंदुस्तान लैंड कर रहे हैं, अमेरिका पूरी सपोर्ट कर रहा है और हिंदुस्तान जल्द एक और हमला करेगा।
उनके नाम से एट्रीब्यूट किया गया है। उन्होंने कहा कि ये एब्सोल्युटली रबिश है, एब्सोल्युटली बेसलेस है और फैब्रिकेटेड है। एक तो मैं आपके चैनल का फायदा उठा के ये, क्योंकि वहीं से सवाल आ रहे हैं ना कि हिंदुस्तान शायद कुछ कर रहा है, जब आप किसी फॉर्मर एयर चीफ का नाम लेंगे और वो गलत होगा तो लोगों के जहन में सवाल आएंगे कि फॉर्मर एयर चीफ कह रहा है कि वो बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि ये वही एयर चीफ है जो अभिनंदन के वक्त एयर चीफ थे, और वो कहता है मैं तो उस वक्त मीडिया पर नहीं आया था, तो मैं अभी क्यों मीडिया को कोई रिलीज करूंगा कोई इन्फॉर्मेशन, और वो बेसलेस है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, दूसरा सवाल जो आपने किया कि इंडिया कर सकता है, देखिए मिलिटरीली करना और चीज है कि 100 जहाज में से सिर्फ उसके 6 गिरे हैं, वो कहेगा 994 जहाज तो हमारे अभी भी मौजूद हैं। कैपेसिटी वाइज यस कर सकता है, इंटेंशन वाइज या मोरल वाइज मुझे नहीं लगता। आप जरा क्लोजली मॉनिटर करें, अभी जो उनका वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल परसों निकल या आदमपुर गए थे, साइट पर गए थे, जो S-400 के आगे तस्वीरें जाके खिंचवाई हैं, उन मिसाइलों के आगे खड़े थे जिनको हमने टारगेट ही नहीं किया। हमारे तो एयर वाइस मार्शल कह रहे थे कि जनाब हमने तो आपके रडार को मारा है जिससे आप 600 किलोमीटर दूर से देखते हैं, जब आप देखेंगे नहीं तो मिसाइल कैसे फायर करेंगे। उन्होंने मिसाइलों के सामने तस्वीर करा दी। मैंने अपने सोर्सेज से कंफर्म किया तो पता लगा 2 दिन इसलिए लेट किया गया उनका ट्रिप, वो तीसरे दिन गए हैं कि मिसाइल दूसरे बेस से मंगवाए गए थे, एक और डिप्लॉयमेंट से। दूसरा जरा जूम कीजिएगा, आपको कहीं हिंदुस्तान के एयरफोर्स चीफ नजर आए पूरे इवेंट में? बेस एयरफोर्स का विजिट हो रहा है और एयर चीफ नहीं है, क्योंकि मैंने कंफर्म किया है अपने सोर्सेज से। वो कहते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अंग्रेजी में कहा था कि आई डू नॉट वांट टू सी द एयर चीफ। तो अब बताइए कौन सा मुल्क जंग लड़ सकता है जिसका वजीर आजम एयरफोर्स चीफ की शक्ल ना देखना चाहे? और अल्लाह का शुक्र है आपने हमारी तरफ कल वाला इत्तेहाद देख लिया था और परसों वाला देख लिया था जो विजिट किया था उन्होंने बेसिस को। तो जंगें सिर्फ मटीरियल से नहीं लड़ी जाती, जंगें इंस्पिरेशन से लड़ी जाती हैं, जॉइंटनेस से लड़ी जाती हैं, और कौम पीछे खड़ी हो तो लड़ी जाती है। खालिद चिश्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया पुराना वक्त देने के लिए। खालिद चिश्ती साहब 35 साल पाकिस्तान एयरफोर्स का तजर्बा, उसके बाद भी मुसलसल डिफेंस के हवाले से वो बातचीत भी करते रहते हैं। पायलट के तौर पे एयरफोर्स में इंडक्ट हुए, अपनी पूरी ज़िंदगी एयरफोर्स के साथ गुजारी। बड़ा उन्होंने ब्रीफली एक तजिया भी किया कि हिंदुस्तान एक जंगी हिकमत अमली होती है, एक मोराल होता है। जितना हिंदुस्तान का इस वक्त मोराल डाउन है, शायद कोई कभी मिस एडवेंचर के बारे में मुस्तकबिल करीब में शायद वो ना सोच सके। एक ब्रेक वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर और मोतबर तरीन सहाफ़ी जनाब फ़ाद हुसैन साहब। फ़ाद हुसैन साहब को आप टेलीविज़न चैनल पर अपने प्रोग्राम में भी देखते हैं, उनके तज़किया सोशल मीडिया पर भी आप सुनते रहते हैं, अखबारात में भी उनके कालम आप पढ़ते रहते हैं। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए पाकिस्तानी सियासत की, पाक इंडिया रिलेशन की और हमारे जो डिफेंस की सूरत हाल है उस पर उनकी गहरी नज़र रहती है। फ़ाद साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो ख़ास तौर पर अगर हम अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, वो जहाँ भी गए पाकिस्तान और हिंदुस्तान का तज़किरा किए बगैर न रह सके, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से शुरू से ही, जब से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की, बड़े अच्छे अल्फाज का चुनाव भी किया, उसका इजहार भी किया। अभी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग बड़े ज़हीन हैं, हैरत अंगेज़ अशिया बनाते हैं, हमारे अच्छे तल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन उसके बावजूद हम तिजारत ज़्यादा नहीं बढ़ा सके। तो मैं अपने लोगों से कहूँगा कि ट्रेड पाकिस्तान और भारत के, पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन भी होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे एक खदशे का इज़हार उन्होंने अब खुलकर कर दिया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान एटमी जंग के करीब पहुँच चुके थे। क्या लगता है आपको डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानात से? शुक्रिया मलिक साहब। देखिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो इस तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं जिसमें वो पाकिस्तान की तारीफ भी कर रहे हैं और इंडिया की तो कर ही रहे हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तासुर तो भारत की तरफ से ये दिया जा रहा था कि जी अमेरिका से जितने उनके ताल्लुकात हैं वो किसी के नहीं है, और वो कहा जा रहा था कि जी मोदी साहब को उनको ओवल ऑफिस का इन्विटेशन भी आ गया और भारत जो है उसको अमेरिका जो है वो चीन के खिलाफ खड़ा कर रहा है और एक उसको एक इलाकाई जो है वो पावर और ग्लोबल पावर के तौर पर भी वो उसके हवाले से बात कर रहा है। तो अब एक तरफ वो बातें, एक तरफ ये हुआ है कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो पाकिस्तान के लिए भी इतने अच्छे कलमात अदा किए और बिल्कुल बराबरी कर दी है कि ये उसने इंडिया का जो मौक़िफ़ था कहीं से भी ट्रंप साहब ने उसकी तारीफ नहीं की, कहीं पे उन्होंने दहशतगर्दी का जिक्र नहीं किया, बल्कि दोनों की तारीफ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और खास तौर पर मलिक साहब जो तिजारत की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और बार बार कर रहे हैं, और आपने नोट किया होगा एक में कि अभी जो ताज़ा तरीन इनका इंटरव्यू आया है स्काई न्यूज में, उस पे वो बीच में जब वो इंटरव्यू में बातें करते करते वो दीगर मामलात पे चले गए, फिर वो वापस आए और उन्होंने कहा नहीं ठहरे मैं बात मुकम्मल कर लूं पाकिस्तान के हवाले से। तो ये बहुत बड़ी बात हुई है। मेरे ख्याल में हमारे लिए सुनहरी मौका है, जितनी जल्दी हम इस मौके का फायदा उठाकर और तजारती हवाले से और दीगर सफारती मामलात में
अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें उतना हमारे लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि चीन के साथ ऑलरेडी हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। फाज साहब, एक तरफ जो है सियासी क़यादत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के पास है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं। खारजा पॉलिसी का अगर कंपैरिजन किया जाए, कहा जाता था कि पाकिस्तान आइसोलेशन में है, हिंदुस्तान के ममालिक के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हो चुके हैं, हिंदुस्तान को बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है। लेकिन आज काफ़ी दिन गुजरने के बाद हिंदुस्तान ने अपनी पार्लियामेंट के अरकान पर मुश्तमिल कमेटियाँ तश्कील दी हैं जो दुनिया के 70 ममालिक में जाकर या उनसे बात करके अपना बयानिया, अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगी। इस सफारती जंग में आप जीत किसकी समझते हैं? मलिक साहब, इसमें तो मेरे ख्याल में कोई दो राय नहीं है कि ये भारत के लिए बहुत बड़ा शौक हुआ है और हमारे लिए सरप्राइज। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि अब हम भी इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें सफारती तौर पर इतनी ज्यादा हिमायत जो है वो हासिल हो जाएगी। भारत के लिए दो तीन बड़े धचके लगे। पहला तो ये कि जब उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया पहलगाम के वाकये के बाद, तो वो समझ रहे थे कि शायद दुनिया में उनकी पजीराई होगी, हर शख्स जो है, हर मुल्क जो है वो उनकी हाँ में हाँ मिलाएगा। सबसे पहले तो ये हुआ कि वो किसी भी मुल्क ने उस तरीके से उनकी पोजीशन को जो है वो बैक नहीं किया। दूसरी चीज ये कि जब उसके बाद जब मामलात आगे बढ़े और झड़पें शुरू हुई, तो किसी भी तरफ से भी जो है वो ये नहीं कहा गया कि जी भारत जो है वो जो कुछ कर रहा है सही कर रहा है, बल्कि हर मुल्क ने ये कहा कि जी आप जो है वो थोड़ा सा इन मामलात को डीएस्केलेट करें। और आखिरी चीज ये कि कश्मीर के ऊपर मलिक साहब जब जो बयान आया डोनाल्ड ट्रंप साहब का, उन्होंने उसकी बीच में सालसी का किरदार अदा किया, तो वो भी भारत के लिए मेरे ख्याल में बहुत बड़ा धचका था। और उनका जो दिहाइयों से जो वो कोशिश कर रहे थे कि कश्मीर इंटरनेशनलाइज ना हो, बल्कि 2019 के बाद तो मलिक साहब उन्होंने कहा था कि जी कश्मीर तो मसला ही खत्म हो गया है, तो वो वापस आ गया है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी आ गया है, दुनिया की इस तरह जो बातचीत हो रही उसमें भी वापस आ गया है। और ऊपर से अब ये जो आपने जिक्र किया कि अब उनको इतना ज्यादा जो है वो धचका लगा है भारत को कि अब उन्हें ये अपने सियासतदानों को दुनिया भर में भेजना पड़ रहा है, बशमूल शशि थरूर के, जो कि कांग्रेस के मेंबर थे। तो इससे जाहिर बात है ये बिल्कुल क्लियरली ये जो है इस बात की एक्नॉलेजमेंट है कि भारत को ये समझ आ गई कि उनका मौकफ सफारतकारी के हवाले से और खुसूसन कश्मीर के हवाले से बिल्कुल भी नहीं बिका, और अब उन्हें जोर लगाकर लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में हमारे लिए बहुत बड़ी चीज। फवाद साहब, खारजा पॉलिसी के हवाले से फवाद साहब आप अक्सर लिखते भी रहते हैं, आपका सब्जेक्ट भी है। पाकिस्तान को अब इन हालात में जहां पाकिस्तान के लिए बहुत सी चीज़ें उसके फेवर में जा रही हैं, अपनी खारजा पॉलिसी की तरजीहात क्या रखनी चाहिए? जब हिंदुस्तान दुनिया के ममालिक के सामने जाके अपना मुकदमा पेश करेगा तो हमें इस मौके पे क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में दो तीन बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें। पहली चीज तो ये जो सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कि मेरे ख्याल में दुनिया में ये बिल्कुल क्लियर मैसेज किया है कि ये भारत ने पहल की थी, बगैर किसी सबूत के की थी, और तमाम तर जो बैनुल अक़वामी कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान पर हमला किया था। और हमने जो है वो न सिर्फ ये कि रिस्ट्रेंट शो किया, बल्कि आखिर तक हमने कोई सिविलियन टारगेट को निशाना नहीं बनाया। तो ये उस हवाले से जो परसेप्शंस हैं उसमें हमारे लिए ये बहुत बड़ी स्ट्रांग पोजीशन बनती है, और डिप्लोमेटिकली हमें इसको पुश करना चाहिए और ये तासुर मजीद मुस्तहकम करना चाहिए कि भारत जो है वो उसने जाहियत की और हमने जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो रिस्ट्रेंट शो की। एक तो इससे हमें बड़ा फर्क पड़ेगा। दूसरी बात देखिए, कश्मीर के हवाले से ये मामला बिल्कुल अब लोहा गर्म है। ये मामला लोग कह रहे थे कि जी अब ये बिल्कुल पीछे चला गया है, अब ये सामने आ गया है। इसको बुनियाद बनाकर, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको बुनियाद बनाकर हमें बड़े ही यानी एक जारियाना तरीके से सारी दुनिया में सफारती सतह पर इस मामला को उठाना चाहिए। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, ये न्यूक्लियर जंग के खतरा जो है इस तरह बढ़ते रहेंगे और भारत जो है वो कोई ना कोई तरह की शरारत करेगा। तो कश्मीर के लिए हमारे लिए अब एक रिन्यूड मेरे ख्याल में पुश की जरूरत है। और तीसरी और आखिरी बात मलिक साहब वो ये कि इंडिया जिस तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता रहा है, कनाडा में लोगों को मरवाता रहा है, अमेरिका में जो है वो लोगों को कत्ल करवाने की कोशिश करता रहा है, तो वो ये जो एंगल है हमें मेरे ख्याल में बड़ा कंसिस्टेंटली इस पोजीशन को अपनाना पड़ेगा कि भारत से एक हॉस्टाइल नेबर है और वो इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। हमें उस पर बड़े ही फ्रंट फुट पर आकर और दुनिया को बताना पड़ेगा कि ये भारत जो है वो क्या कर रहा है। हम पहले माजी में इस तरीके से ये इतने मौसर तरीके से ये काम नहीं करते रहे, तो मेरे ख्याल में अब हमें एक क्लैरिटी आ जानी चाहिए। तो ये तीन बेसिक चीजें जो मेरे ज़हन में आती हैं जो हमारे लिए एक सफारती चैलेंज है।
फाज साहब, अगर पाकिस्तानी सियासत का तज़किरा करें तो दो चीज़ें मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि एक बयानिया था काफ़ी अरसे से कि इमरान खान या उनकी जमात अगर टॉक शोज़ का हिस्सा ना हो, वो डिबेट में शामिल ना हो, तो ना आई बॉल्स आती हैं, ना रेटिंग आती है। और तमाम एंकर जो हैं वो ख़ासतौर पर PTI की तरफ से ये कहा जाता था कि आपके शोज़ चलते ही हमारी वजह से हैं। लेकिन पिछले जब से हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की, उस वक्त से लेके शायद सियासत हमारा मौजू भी नहीं रही। डिफेंस पाकिस्तान के, अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी, हुकूमत का स्टांस, यही डिस्कस होता रहा है। आपको लगता है कि आज के बाद जो है वो सियासी हमारे यहाँ जो हमेशा जो बयानिया गालिब रहता है टेलीविजन चैनल्स के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, उसको कोई पीछे जाएगा? पाकिस्तान के अंदर जो डिफेंस है या पाकिस्तान की जो अफवाज का किरदार है, फिर ख़ास तौर पर अगर बात की जाए पाकिस्तान की सालमियत की, मसला कश्मीर की, मुल्क की खुद मुख्तारी की, ये मौज़ूआत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे अवाम को? मलिक साहब, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि पिछले कई हफ्तों से तो बिल्कुल सियासी मौज़ूआत पर तो बहस हो नहीं रही, ना ही लोगों का इंटरेस्ट है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ही मौजू था जो ज़ेर बहस रहा, और मेरे ख्याल में कुछ अर्से तक रहेगा, अभी ये चलेगा। लेकिन जाहिर बात है जैसे जैसे मामला ठंडे होते हैं तो बाकी जो इश्यूज हैं वो भी सामने आते हैं। ये बात भी आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इस सारे मामले में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रोल जो है वो ना होने के बराबर रहा है। बल्कि मैं तो एक कदम और आगे जाऊंगा मलिक साहब, और मैं आपके सामने ये गुजारिश करूंगा कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक सुनहरी मौका था कि वो अपने लिए सियासी तौर पर ज्यादा जगह बनाते इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में। लेकिन यानी बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने जो पोजीशन ली भी सही, उसमें भी वो बीच में अगर मगर डालते रहे। और देखिए, एक ऐसा वक्त जब एक आपके ऊपर एक बैरूनी जारियत हो रही है, वो भी इंडिया की तरफ से हो रही है, हम एक हालत जंग में हैं और तमाम कौम जो है वो एक आवाज से जो है वो बात कर रही है और अपनी अफवाज के साथ खड़ी भी है। ऐसे मौके पर अगर एक सियासी जमात इस तरह की पोजीशन ले रही है जिसमें वो ये तो कह रही है कि जी हम बिल्कुल हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, लेकिन बीच में उसने फिर ये भी कहना है कि जी मगर देखें हम हुकूमत के साथ नहीं है, हम फौज के साथ हैं, या पहले आप इमरान खान को जो है रिहा करें। यानी ये बीच में अगर मगर डाल के उन्होंने अपनी पोजीशन को डाइल्यूट किया है, और मेरे ख्याल में ये बात नोट हुई है। तो मुझे तो ये नजर नहीं आ रहा कि इस तरह की पोजीशन लेने के बाद उनके लिए सियासी मामला जो हैं वो बेहतर होंगे और उनको ज्यादा स्पेस मिलेगी। मेरे ख्याल में उन्होंने एक बहुत ही अहम और एक मौका था जो उन्होंने गलत फैसलों की वजह से गंवा दिया। फाज साहब, एक बड़े सीनियर साफ़ी हैं मुल्क के, नजम सेठी साहब, बड़ा उनका मकाम भी है, लेकिन उनकी तरफ से भी कुछ खबरें सामने आई। कुछ सियासी जमातें या सियासी रहनुमा भी ये बात कह रहे हैं कि अब शायद इमरान खान साहब मई के आखिर में या जून के शुरू में जेल से रिहा हो सकते हैं। कोई ऐसा माहौल बनता हुआ या सियासी जमातों के माबैन डायलॉग होता हुआ आपको दिखाई देता है? देखिए मलिक साहब, मेरे ख्याल में ये तब होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ी सी अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। जो अभी तक वो जिस तरीके से मामला को लेके चल रहे हैं उसमें अगर लचक ना हुई, अगर उसमें नरमी ना हुई तो फिर ये मुश्किल होगा। हाँ, ये जरूर मेरे ख्याल में कहना है, मैं कह सकता हूँ कि देखिए 9 मई के वाकयात को अब 10 मई के वाकयात ने पीछे कर दिया है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस नई रियलिटी में, जो पाकिस्तान में एक नई रियलिटी जो है वो बन गई है 10 मई के बाद, उस नई रियलिटी में अगर उसने मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनना है और अपनी सियासत को मजीद थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, तो उसको 9 मई के हवाले से अपनी पोजीशन में कुछ नरमी लानी पड़ेगी। उसको कुछ हद तक तो 9 मई के वाकयात में अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है उसका एतराफ करना पड़ेगा और किसी भी तरीके से को माजरत भी करनी पड़ेगी। अगर ये ना हुआ और उन्होंने उसी तरीके से एक सख्त और इनफ्लेक्सिबल पोजीशन रखी और तनकीद भी जारी रखी, तो फिर मुझे नहीं लग रहा कि फिर उनके लिए इतनी आसानी होगी कि इमरान खान साहब जो है उनकी रिहाई के इम्कान कुछ रोशन हो जाए। हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में काफी ऐसे लोग हैं जिनको इस बात का एहसास हो रहा है कि 10 मई के बाद का पाकिस्तान एक मुख्तलिफ पाकिस्तान है, एक मुख्तलिफ माहौल है, और उसमें शायद उनको अपनी जो एक सख्त पॉलिसी है एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से उसमें कुछ नरमी लानी पड़ेगी। अब इमरान खान साहब ये मानते कि नहीं मानते, मेरे ख्याल में असल बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। फाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुल्क की सियासत पे बात भी हमने की, पाकिस्तान हिंदुस्तान के रिलेशनशिप में भी। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 10 मई के बाद का पाकिस्तान। 10 मई के बाद का पाकिस्तान कैसा है। हमने योम तशक्कुर भी मनाया, इस्लामाबाद में बड़ी पुरवकार तकरीब भी की, जिसमें हमने पूरी दुनिया को एक बार फिर पैगाम दिया कि हम ना जंग चाहते हैं, ना हम एग्रेशन के कायल हैं, लेकिन हमें अपना दिफा करना बड़ा जो आता है, बड़े सलीके से आता है ये भी। और साथ ही साथ आपको मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जिस तरीके से आवाम निकली वो भी दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार
फिर खुश आमदीद प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में आपको दिखाते हैं यौम तशक्कुर इस्लामाबाद की तकरीब के साथ साथ मुल्क भर में जिस तरीके से 10 मई के बाद पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर निकली और इज़हार यकजहती कर रही है अफवाज पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान की पूरी अवाम इस बात का अज़म करती है, आपको दिखाई देती है कि हम मुल्क के दिफा के लिए कट मरने को तैयार हैं, लेकिन मुल्क की सलामती पर, खुद मुख्तारी पर एक हरफ भी, एक आँच भी नहीं आने देंगे। कराची से लेके खैबर तक, मैदानों से लेके शहरों तक, देहातों तक, गलियों और बाज़ारों में आपने देखा किस किस शहर का जिक्र किया जाए। कराची का जिक्र किया जाए, मुल्तान का जिक्र किया जाए, सरगोदा का जिक्र किया जाए, गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र किया जाए, पेशावर का जिक्र किया जाए, लाहौर का जिक्र किया जाए, गुजरांवाला, एक एक शहर के अंदर आपने देखा तलबा से लेके सरकारी मुलाजमीन से लेके सियासी रहनुमाओं और जो है NGO से लेके वो शहरी निकले, बच्चे, औरतें, ख़वातीन निकली अपनी अफवाज के साथ इज़हार यकजहती के लिए। यही तशक्कुर है, यही अल्लाह का शुक्र है कि पूरी पाकिस्तानी कौम मुल्क की दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। और इस वक्त जो अफवाज पाकिस्तान जिस बहादुरी और जुर्रत के साथ अपनी जानों का नजराना पेश करके मुल्क के दिफा को मजबूत से मजबूत तर बनाया है, उन्हें हर जगह पे खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। जिंदा कौमें वही होती हैं जो दिफा के लिए, कौमी सलामती के लिए अपनी अफवाज के साथ खड़ी होती हैं, उनके शाना बशाना खड़ी होती हैं, और यही खराज तहसीन अपनी अफवाज को पेश करती हैं कि अगर कोई मुश्किल वक्त दोबारा खुदा न खास्ता आया तो हम अपनी अफवाज के साथ ऐसे खड़े होंगे। जैसे आपने कई मनाज़र ऐसे भी देखे होंगे कि जहाँ मिज़ाइल चलाए जा रहे हैं लेकिन उसके पीछे पाकिस्तानी अवाम ऐसे बैठे हुए जैसे उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं। ये मनाज़र जगह जगह आपने देखे होंगे, फूलों की पत्तियाँ लेके अपने फ़ौजियों पर निछावर करते हुए, उन्हें वेलकम करते हुए। और वो जो बयानिया था कि पाकिस्तान की कौम जो है ये अफवाज पाकिस्तान के पीछे नहीं खड़ी है, उस बयानिए को इन 7-8 दिनों ने दफन कर दिया। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।